हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी दिमाग से। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी दिमाग से पर बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं जो हमने पहले छोड़ दिया था। छोड़ा नहीं था, लॉकडाउन हो गया था, इस वजह से हम लोग नहीं पढ़ पाए थे। हम स्टार्ट कर रहे हैं हिस्ट्री, क्योंकि हमने हिस्ट्री स्टार्ट कर दी थी। पॉलिटी ऑलमोस्ट हमने सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली थी जो कुछ भी आपके कोर्स में आने वाला था। ठीक है, तो सारी चीज़ें हम कंप्लीट कर चुके हैं पॉलिटी से रिलेटेड। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिस्ट्री के बारे में जो हम शुरू कर चुके थे। और हिस्ट्री में हमने स्टार्ट किया था यूरोपियों का आगमन। यूरोपियों के आगमन में हम पुर्तगालियों के बारे में पढ़ चुके हैं, डच के बारे में भी पढ़ चुके हैं, डेनिश के बारे में भी और फ्रांसीसी के बारे में भी। अंग्रेज़ों का टॉपिक हमने स्टार्ट ही किया था कि एक दो क्लास हमारी हुई थी और लॉकडाउन हो गया था, जिसके कारण कि हम लोग क्लास में नहीं आ पाए थे। तो चलिए आज हम उसी को कंटिन्यू करते हैं। तो जो चीज़ें हम पहले पढ़ चुके हैं उसे एक बार रिवाइज कर लेते हैं ताकि आप लोगों को सारी चीज़ें याद आ जाएं, और फिर उसके बाद जो चीज़ें हमारी रह गई थी उसे भी आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। आइए देखते हैं सबसे पहले यूरोप से आने वाली जातियां कौन थी, उनका क्रम क्या है। सबसे पहले इसे समझते हैं। तो फर्स्ट नंबर पर जो सबसे पहले हमारे यहाँ आए थे वो थे पुर्तगाली। ठीक है, आप जानते ही होंगे, पहले भी हम इसे पढ़ चुके हैं। सबसे पहले हमारे यहाँ पुर्तगाली आए थे। पुर्तगालियों के बाद हमारे भारत आए थे डच। डच के बारे में भी हम सारी चीज़ें ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर आपने क्लास नहीं ली है तो क्लास ज़रूर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में जा कर के वहाँ आपको लिंक मिल जाएगा, आप इसके बारे में भी पढ़ सकते हैं। तीसरे नंबर पर आए थे हमारे यहाँ अंग्रेज। ठीक है, इन्हें ब्रिटिश कहते हैं, जिनका हमारे यहाँ काफ़ी समय तक शासन रहा है। इनके बारे में हम डिटेल से अब पढ़ेंगे। थर्ड नंबर पर ये आए थे, लेकिन इन्हें हमने छोड़ रखा था क्योंकि हम इसे डिटेल में पढ़ने वाले थे बाद में। ठीक है, लेकिन तब तक लॉकडाउन के कारण हम नहीं पढ़ पाए थे, जो कि अब हम कंटिन्यू करेंगे। चलिए फोर्थ नंबर पर आते हैं। अंग्रेजों के बाद हमारे यहाँ आए थे डेनिश। ठीक है, डेनिश, यहाँ से आपके एग्जाम में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं, लेकिन जो छोटे मोटे एक दो क्वेश्चन बन सकते हैं उसके बारे में मैंने आपको पढ़ा दिया है, आप ज़रूर देखिएगा। अब लास्ट में और सबसे अंतिम जो यूरोप से आते हैं लास्ट में वो हैं फ्रांसीसी। ठीक है, फ्रांसीसी कैसे आए, कब आए, कौन पहला व्यक्ति था, यहाँ आकर के उन्होंने अपनी कोठी कहाँ कहाँ लगाई, कंपनी कहाँ बनाई थी, ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं पहले की क्लास में। यानी हम फ्रांसीसियों के बारे में पढ़ चुके हैं, डेनिश को भी पढ़ चुके हैं, डच को भी, और पुर्तगाली को भी। बचा हमारा अंग्रेज है। अंग्रेज का भी हम 1 से 2 क्लास, शायद 2 क्लास हमने कर रखी है अंग्रेजों के बारे में, जिसमें मैंने कुछ चीज़ें आपको कंप्लीट करा दी हैं। एंड आगे अब हम कंटिन्यू करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अब हम अंग्रेजों से कि अंग्रेज हमारे भारत में कब आए, कैसे आए, कब आए, कैसे आए और कौन आया था वो व्यक्ति, इसके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं जिससे कि आपको सारी चीज़ें याद आ जाएं पहले की भी। ठीक है, तो आते हैं अब हमारे यहाँ अंग्रेज। अंग्रेजों का जो हमारे भारत में आगमन होता है ये होता है 1596 में। ठीक है, 1596 में हमारे यहाँ आए थे अंग्रेज। ठीक है, अंग्रेज क्या, फर्स्ट एक व्यक्ति आया था जो कि यहाँ पर बस ऐसे ही घूमने के लिए आया था, उसका नाम था जॉन मिल्टन हॉल। जब वो भारत आया उसने यहाँ पर देखा और यहाँ की चीज़ें देखी, तब उसे लगा कि यहाँ से व्यापार किया जा सकता है। तो जब वो यहाँ से ब्रिटेन वापस जाता है तो वहाँ पर अपने लोगों को इस बारे में बताते हैं कि पूर्व की साइड में हम व्यापार कर सकते हैं, मसालों का, वस्त्रों का हम अच्छा व्यापार कर सकते हैं वहाँ जा कर के। जब इस बारे में वहाँ पर उसने बताया तो 1599 में 217 व्यापारियों ने मिल करके एक कंपनी स्थापना करने के बारे में सोचा। इस कंपनी को स्थापित करने के लिए उन्होंने ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ से मदद मांगी, और ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ उस कंपनी में साझेदार बनी, जिसे हम कहते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी। इस ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना इन्होंने यहाँ से जा कर के 1599 में की थी। जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो गई, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, महारानी एलिजाबेथ को आप याद रखिएगा, वहाँ की महारानी थी जो कि इसकी साझेदार थी। इस ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में नहीं, पूर्व की साइड में व्यापार करने के लिए अनुमति दे दी गई थी 31 दिसंबर
1600 ईस्वी में, ठीक है, महारानी एलिजाबेथ के द्वारा एक राजपत्र जारी किया गया और उस राजपत्र के जरिए क्या किया गया, पूर्व की ओर व्यापार करने का एकाधिकार प्रदान किया गया, ठीक है, इस कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को। अब क्या होता है, जब इसे एकाधिकार मिल गया तो ये पूर्व साइड में आकर के व्यापार करने लगे। डायरेक्ट भारत नहीं आए थे, इससे पहले इंडोनेशिया भी गए थे, जहाँ पर इन्होंने मसालों का अच्छा व्यापार किया। इंडोनेशिया से काफ़ी अच्छा मसालों का व्यापार ये लोग कर लेते थे, ठीक है। अब क्या होता है कि 1603 में महारानी एलिजाबेथ की मृत्यु हो जाती है। ये डेट और नाम आप लोग ज़रूर ध्यान रखिएगा क्योंकि आपके एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। तो 1603 की बात है जब महारानी, ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। एलिजाबेथ प्रथम, इनकी जो है 1603 में मृत्यु हो जाती है। इनके बाद जो ब्रिटेन के राजा बनते हैं वो हैं जेम्स प्रथम। ये मैं आपको कंडीशन बता रही हूँ ब्रिटेन की सारी, ठीक है, कि ब्रिटेन में एक कंपनी लगाई गई जिसमें 217 व्यापारी शामिल होकर के कंपनी बनाते हैं। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन में कई बार पूछता है कि कितने व्यापारियों ने मिल करके ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी, तो यहाँ पर आप ये संख्या ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है। ये पूरी कंडीशन हमने अब तक ब्रिटेन के बारे में समझी कि एलिजाबेथ की मृत्यु हो गई, उसके बाद वहाँ के राजा जेम्स प्रथम बन गए, ठीक है। वहीं अब थोड़ा कंडीशन हम भारत में देखते हैं। इस समय में क्या है कि भारत में जो मुगल बादशाह हैं वो अकबर हैं, ठीक है। अकबर भारत के राजा थे। 1603 में महारानी एलिजाबेथ की मृत्यु हो गई। जब हमारे यहाँ ये आए थे उस समय में अकबर थे, लेकिन 1605 में क्या होता है, अकबर की भी मृत्यु हो जाती है। लेकिन इस बात का पता ब्रिटेन में नहीं चलता है, ठीक है, क्योंकि उस समय कोई फ़ोन नहीं था, कोई व्हाट्सअप, फेसबुक या कोई भी इंटरनेट से रिलेटेड चीज़ें नहीं थी, ठीक है। तो ये बात ब्रिटेन के लोगों को नहीं मालूम थी कि भारत के जो राजा अकबर हैं उनकी मृत्यु हो चुकी है। 1605 में अकबर की मृत्यु हो गई थी और इनकी जगह पर अब जो भारत के जो राजा बने थे वो बने थे जहांगीर, ठीक है। बातें समझते चलिएगा अच्छे से, और जो समझ में ना आए उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, आपको क्लियर किया जाएगा, ठीक है। अब जो है ये लोग भारत में आते हैं। अब भारत में इनका आगमन कब होता है, यानी पहला वो अंग्रेज व्यक्ति जो व्यापार के लिए भारत में आया था वो आया था 1608 में। इसे मिटाते हैं। 1608 में पहला अंग्रेज व्यक्ति भारत आया था जिसका नाम है विलियम हॉकिंस। इसे हम पहले भी क्लास में पढ़ चुके हैं, ठीक है, विलियम हॉकिंस के बारे में। ये आए थे भारत, ठीक है। अब होता क्या है, जैसा कि मैंने आपको बताया 1603 में एलिजाबेथ की मृत्यु हो चुकी है, तो ब्रिटेन के जो राजा हैं वो हैं जेम्स प्रथम। तो जो कैप्टन विलियम हॉकिंस ये जो 1608 में भारत आते हैं, ये जेम्स प्रथम के दूत बन करके आते हैं, ठीक है, अपनी मर्जी से नहीं, जेम्स प्रथम के दूत बन करके आते हैं। और जेम्स प्रथम इन्हें अपना दूत क्यों चुनते हैं, पहले इनकी खासियत जान लेते हैं। क्योंकि जो कैप्टन विलियम हॉकिंस है ये द्विभाषी व्यक्ति था और काफ़ी विद्वान था, ठीक है। इसमें ये खासियत थी, ये काफ़ी विद्वान था और साथ में द्विभाषी व्यक्ति था, जिसे कि जेम्स प्रथम ने इसे अपना दूत बनाया और अपना दूत बना करके भारत भेजा व्यापार संबंध अच्छा बनाने के लिए। अब क्योंकि जेम्स प्रथम को ये बात नहीं मालूम है कि भारत में अकबर की मृत्यु हो चुकी है और उनकी जगह पर जहांगीर हैं शासन पर, तो उन्होंने जो विलियम हॉकिंस को भेजा था भारत, तो एक पत्र लेकर के भेजा था और वो पत्र लिखा था अकबर के नाम का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है कि किसके नाम का पत्र कैप्टन विलियम हॉकिंस ले करके आए थे भारत में। तो आप याद रखेंगे कि जो पत्र लेकर के आए थे वो आए थे अकबर के नाम का पत्र लेकर के, ठीक है, अकबर का नाम का पत्र लेकर के आए थे। लेकिन अकबर की मृत्यु होने के कारण जब ये 1608 में भारत पहुंचते हैं तो ये पहुंचते कहाँ हैं, जहांगीर के दरबार पहुंचते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए इसे मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि अकबर के नाम का पत्र लेकर के आए थे और जहांगीर के दरबार लेकर के पत्र पहुँचे थे। कौन, कैप्टन विलियम हॉकिंस, जो कि जेम्स प्रथम के दूत बन करके भारत आए थे।
ठीक है, कब? 1608 में। क्लियर यहाँ तक चीज़ें? अब जब ये जहांगीर के दरबार पहुँचते हैं, किस जहाज से आए थे, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है। कैप्टन विलियम हॉकिंस जब भारत पहुंचा, जहांगीर के दरबार जब पहुंचा, तो वो कौन सा जहाज था जिस जहाज से आए थे, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है। तो आप याद रखेंगे कि ये हेक्टर नाम के जहाज से आए थे। ठीक है, हेक्टर नाम का जहाज था। इसी जहाज से कैप्टन विलियम हॉकिंस जहांगीर के दरबार पहुंचते हैं अकबर के नाम का पत्र लेकर के। ठीक है, अब यहाँ पहुँच करके ये जेम्स जहांगीर को खुश करते हैं और यहाँ से क्या करते हैं, कोठी स्थापित करने के लिए बोलते हैं। तो 1608 में ही इनकी अंग्रेजों की जो पहली कोठी है वो स्थापित या बननी शुरू हो जाती है, हम कह सकते हैं सूरत में। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए है इम्पोर्टेंट कि अंग्रेजों की जो पहली कोठी बननी शुरू होती है वो कब और कहाँ होती है। तो इनकी जो पहली कोठी बननी शुरू होती है 1608 में बनना स्टार्ट हो जाती है ये सूरत में। ठीक है, सूरत एक बहुत अच्छी जगह थी जहाँ पर कि कोठी स्थापित करने की अनुमति लेना बहुत मुश्किल था, लेकिन कैप्टन विलियम हॉकिंस ये करने में सफल रहे थे। जहांगीर को उन्होंने प्रसन्न किया और यहाँ पर कोठी स्थापित करने के लिए मना लिया। ठीक है, लेकिन अब होता क्या है, यहाँ पर पहले से ही पुर्तगाली आए हुए हैं, डच भी आए हुए हैं और जो अरब से लोग आते हैं व्यापार करने के लिए वो लोग भी हैं। अब उन लोगों को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी कि ब्रिटिशों को, जो कि अभी ही आए हैं, और उन्होंने क्या किया, सूरत में कोठी स्थापित करना शुरू कर दिया। उन्होंने जहांगीर को इस चीज़ के लिए कान भरे या जो भी है मना किया। जहांगीर को बहुत ज़्यादा इन लोगों के मना करने पर जहांगीर ने क्या किया, जो 1608 में बननी स्टार्ट हुई थी सूरत में कोठी, उस पर रोक लगा दी, यानी कि ये कंप्लीट नहीं हो पाई। वहीं आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, देखिए यहाँ पर, कि जो अंग्रेज़ों की कोठी बननी शुरू हुई वो कहाँ हुई, सूरत में, लेकिन वो पहली कोठी कौन सी थी जो कि ब्रिटिशों की बन करके तैयार हो गई, तो वो 1611 में मसूलीपट्टनम में बन करके तैयार हो चुकी थी। ठीक है, वजह क्या है, क्योंकि जहांगीर ने इस वाली कोठी पर रोक लगा दिया था, इसलिए कंप्लीट नहीं हो पाई। वहीं 1611 में मसूलीपट्टनम में उनकी पहली कोठी बन करके तैयार हो गई। क्लियर? अब इसके बाद क्या होता है, जो 1608 में इस पर रोक लगा दी गई थी, जहांगीर ने फिर से, कैप्टन विलियम हॉकिंस ने फिर से क्या किया, जहांगीर को खुश किया और 1613 में इस पे फिर से इसे बनाने के लिए अनुमति ले ली और इसी के साथ 1613 में 1608 वाली कोठी बनकर के सूरत में तैयार हो गई। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं 1615 में। 1615 में जेम्स प्रथम अपना दूसरा दूत भेजते हैं भारत, जिसका नाम है सर थॉमस रॉ। सर थॉमस रॉ, ये एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछा जाता है। सर थॉमस रॉ जब भारत आता है तो वो किसके दरबार में पहुंचता है, तो आप याद रखेंगे जहांगीर के दरबार, क्योंकि इस समय पर जहांगीर ही भारत के राजा हैं। ठीक है, इन्हीं का शासन चल रहा है। तो जहांगीर के दरबार जो है ये सर थॉमस रॉ पहुंचते हैं जेम्स प्रथम के दूसरे दूत बन करके। ठीक है, यहाँ आकर के अपना व्यापार संबंध ही मजबूत करते हैं। अब धीरे धीरे अंग्रेज यहाँ पर आ रहे हैं और अपनी कोठियाँ स्थापित कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात तब होती है जब 1632 में इन्हें एक सुनहरा फरमान मिलता है। सुनहरा फरमान क्या था, आइए इसे देखते हैं। 1632 में ब्रिटिशों को एक सुनहरा फरमान मिलता है गोलकुंडा में मुक्त व्यापार करने का। गोलकुंडा में मुक्त व्यापार करने का उन्हें एक सुनहरा फरमान मिला, क्योंकि मुक्त व्यापार करना यानी कि बिना कर बिना टैक्स दिए वो लोग अब यहाँ पर मुक्त व्यापार कर रहे थे। और जो इसके बदले में इन्होंने दिया था कुछ पैसा, ऐसा नहीं कि बिल्कुल फ्री में, तो 500 पैगोडा के बदले में उन्होंने यहाँ पर मुक्त व्यापार करने का फरमान उन्हें मिल गया। ठीक है, इसी के साथ फिर ये बात है 1632 की। ठीक है, 1639 की बात करें, 1639 में क्या हुआ, चंद्रगिरी के राजा जो हैं, चंद्रगिरी के राजा ये क्या करते हैं, ब्रिटिशों को मद्रास पट्टे पर दे देते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो ब्रिटिश यहाँ पर आए थे 3 जगह इन्होंने अपना मुख्यालय बनाया था, एक मद्रास में, एक मुंबई में और एक कलकत्ता में। अब इनके हाथ में मद्रास कैसे आए ये देखिए। 1639 की बात है जब चंद्रगिरी के जो राजा हैं इन्होंने मद्रास अंग्रेजों को पट्टे पर दे दिया। अंग्रेजों ने क्या किया, मद्रास को एक बड़ा शहर बनाया
और बड़ा शहर बना करके यहीं पर अपना पहला मुख्यालय स्थापित किया। ठीक है, तो पहला मुख्यालय इनका यहीं पर बना। अब क्या होता है, 1651 में ये हुगली में, कासिम बाजार में, बिहार में भी अपनी कोठियाँ बनाते हैं। कासिम बाजार में ये डच भी ऑलरेडी पहले से हैं, जो मैंने आपको पहले बताया था कि जो डच हमारे यहाँ आए थे कासिम बाजार और बिहार में, उन्होंने भी अपनी कोठी स्थापित की थी। अब जब यहाँ पर अंग्रेज भी अपनी कोठी लगा रहे हैं तो ये बात डचों को पसंद नहीं आई और इन दोनों में अनबन हो गई। वहीं क्योंकि पुर्तगाली सबसे पहले आए थे, सेकंड नंबर पर डच आए थे, तो पुर्तगालियों का भी डच से अनबन था। अब होता क्या है, 1661 में ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय, इनका नाम है, ब्रिटेन के राजकुमार थे चार्ल्स द्वितीय। वहीं ब्रिटेन की राजकुमारी कैथरीन थी। ठीक है, ये ब्रिटेन की राजकुमारी थी कैथरीन, और पुर्तगाल की राजकुमारी। ठीक है, पुर्तगाल लिख देते हैं यहाँ पर, पुर्तगाल की राजकुमारी थी कैथरीन और ब्रिटेन के राजकुमार थे चार्ल्स द्वितीय। इन दोनों ने क्या किया, आपस में शादी कर ली 1661 में। ठीक है, जब इनकी शादी हो जाती है तो मुंबई जो है वो पुर्तगालियों का शहर था, मतलब पुर्तगालियों के द्वारा उसे बनाया गया था। पुर्तगालियों ने क्या किया, कैथरीन की जब शादी हुई तो दहेज स्वरूप मुंबई को चार्ल्स द्वितीय को दे दिया गया। दहेज स्वरूप, दहेज में मुंबई को चार्ल्स द्वितीय को दे दिया गया 1661 में। 1661 में मुंबई अंग्रेजों के हाथ में आ गया, लेकिन ये अभी तक केवल किसके पास था, चार्ल्स द्वितीय के पास। 1668 की बात है जब चार्ल्स द्वितीय इसे क्या करते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, जो कि ब्रिटेन की कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी को इसे सौंप देते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया गया इसे 1608 में। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, क्लियर। 1668 में, क्योंकि 1661 में मिला था और 1668 में ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ लग गया मद्रास। और जब मद्रास ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में लगा तो मद्रास ने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया कि मुंबई को एक अच्छा शहर बनाया। ठीक है, साथ में उन्होंने यहाँ पर सेंट जॉर्ज किले का भी निर्माण किया और साथ ही इसे अपना मुख्यालय बना लिया। दूसरा मुख्यालय इनका बन गया यहाँ पर, पहला मुख्यालय मद्रास में बना, दूसरा मुख्यालय इनका बन गया मुंबई में। क्लियर यहाँ तक बातें। चलिए अब आते हैं हम 1698 में। 1698 में क्या होता है कि ब्रिटिशों को 3 गांव की जिम्मेदारी मिल जाती है, सूतानाती, कालीकाता और इसके साथ ही गोविंदपुरा। ठीक है, इन 3 गांव की जैसे ही इन्हें जिम्मेदारी मिलती है, ये यहाँ पर क्या करते हैं, एक शहर स्थापित करते हैं और यहाँ पर कलकत्ता शहर की स्थापना करते हैं। कलकत्ता शहर की नींव रखते हैं, कलकत्ता बसाते हैं। इसके साथ ही फोर्ट विलियम यहाँ पर स्थापित करते हैं। ठीक है, फोर्ट विलियम का निर्माण कराया जाता है। क्लियर। तो जब इनके हाथ में तीनों गांव की जिम्मेदारी मिल जाती है तो वो कलकत्ता और फोर्ट विलियम का निर्माण यहाँ पर करते हैं। इस तरह क्या होता है, कलकत्ता बन गया इनका तीसरा मुख्यालय। ठीक है, ये इनका बन गया तीसरा मुख्यालय। तो क्लियर है, एक इन्होंने बनाया अपना मद्रास में, दूसरा बनाया मुंबई में और तीसरा मुख्यालय इनका बना कलकत्ता में। यहीं से ये हमारे भारत पर आगे चल करके शासन करते हैं। तो जैसे जैसे ये चीज़ें इनको मिलती गई वैसे वैसे इनका यहाँ पर कदम जड़ते गए। ठीक है, चलिए अब इसके बाद आते हैं 1717 में। 1717 में क्या होता है कि फर्रुखसियर अब बनते हैं मुगल बादशाह। 1717 में फर्रुखसियर के बारे में आपने सुना होगा, जो कि मुगल बादशाह थे 1717 में। ठीक है, फर्रुखसियर ये मुगल बादशाह थे। अब क्या होता है कि फर्रुखसियर जो है इनकी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब थी और भारत के सभी जितने भी चिकित्सक थे सभी ने इनकी काफ़ी इलाज किया था, लेकिन ये ठीक नहीं हो पाए थे। सभी के प्रयासों के बाद भी ये ठीक नहीं हो सके। तो ऐसे क्या हुआ था, ब्रिटेन से 2 व्यक्ति आए थे। एक आया था हैमिल्टन
हैमिल्टन और इनके साथ आए थे ख्वाजा। ठीक है, ख्वाजा इनके साथ आए थे। ख्वाजा जो है ये द्विभाषी व्यक्ति था और जो हैमिल्टन था ये चिकित्सक था। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो फर्रुखसियर है इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। सभी प्रयास करके थक चुके थे लेकिन फर्रुखसियर को कोई भी ठीक नहीं कर पाया था। जब हैमिल्टन भारत में आया तो इसने क्या किया, फर्रुखसियर का इलाज किया और इन्हें ठीक कर दिया। जैसे ही फर्रुखसियर जो कि मुग़ल बादशाह हैं उनकी तबीयत ठीक हुई तो क्योंकि कोई भी नहीं कर पाया था, ये काम हैमिल्टन ने कर दिखाया था, वो बहुत ज़्यादा इनसे खुश हो गए और इतना ज़्यादा खुश हो गए कि इन्हें कुछ ऐसी चीज़ें दे दी, कुछ ऐसे फरमान सुना दिए जिससे कि अंग्रेज़ों की जड़ें और भी ज़्यादा भारत में मजबूत हो गई आगे चल कर के। बंगाल जो कि बहुत ही अच्छा शहर था उस समय पर, भारत का सबसे अच्छी जगह थी। ठीक है, वहाँ पर व्यापार करना भी काफ़ी अच्छा था। वहाँ पर इन्होंने क्या किया, अंग्रेज़ों को मुक्त व्यापार करने की इजाज़त दे दी। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे फरमान थे जिसके बारे में आइए हम जानते हैं। 3000 वार्षिक भुगतान के बदले में इन्होंने क्या किया, अंग्रेज़ों को इजाज़त दे दी कि ये बंगाल में मुक्त व्यापार कर सकते हैं, बिना कोई कर, बिना किसी टैक्स के बंगाल में आकर के ये मुक्त व्यापार कर सकते हैं। इसके अलावा ये पहला था। इसके अलावा आप याद रखेंगे 10,000 वार्षिक दर के भुगतान के बदले में इन्होंने क्या किया, सूरत में भी इन्हें मुक्त व्यापार करने का फरमान दे दिया। इसके अलावा जो ब्रिटिश थे उन्होंने अपना मुख्यालय बनाया था, मैंने आपको बताया मुंबई को। मुंबई में वो क्या कर रहे थे, एक टक्सला नाम का सिक्का चला रहे थे। टक्सला क्या होता है, टक्सला नाम का एक सिक्का था। ये टक्सला जो है ये चांदी और तांबे के सिक्के थे, चांदी और तांबे के सिक्के थे जो कि अंग्रेजों द्वारा कहाँ पर, मुंबई में चलाए जा रहे थे। और फर्रुखसियर ने उसे क्या किया, पूरे मुगल में चलाने की इजाज़त दे दी कि आपके इस टक्सला सिक्के को पूरे मुगल में मान्यता दी जाएगी, पूरे मुगल में ये चलाया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के फरमान जो अंग्रेज़ों को मिले, यही इनके लिए मैग्ना कार्टा कहलाए। ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि वो कौन सा फरमान था या कब उन्हें दिया गया था या किसके द्वारा दिया गया था, जो कि मैग्ना कार्टा कहलाता है। तो ये फर्रुखसियर के द्वारा ये फरमान दिए गए थे जिसे कि हम ब्रिटिशों के लिए मैग्ना कार्टा भी कहते हैं, उनके लिए मैग्ना कार्टा साबित हुआ था। ठीक है, क्लियर। इसके बारे में हमने सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली हैं। कुछ चीज़ें जो हमने पहले पढ़ी थी वो हमने इस क्लास में आज रिवाइज कर ली और जो चीज़ें हमारी छूट गई थी वो भी हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। ठीक है, तो आई होप कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। तो इसी तरह से देखते रहिए, पढ़ते रहिए और करते रहिए स्टडी दिमाग से। और अगर आपको PDF चाहिए, PDF के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, टेलीग्राम में आपको PDF मिल जाएगी। और इसके अलावा आप जो भी वीडियो देखना चाहते हैं उसे आप डिस्क्रिप्शन में जा करके लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।